हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बीपीएससी के लिए पॉइंटर हैं, जो बीपीएससी में अभी तक जितने भी एग्जाम मतलब बीपीएससी के द्वारा मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अभी तक जितने एग्जाम कराए गए हैं, जिसमें कि ये टीचर का हो गया, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा कई टीचरों का हुआ है। और बीपीएससी जैसे कि 71 तक मतलब 71 तक इसमें प्रश्नों को दिया वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया। तो इस पोर्शन में हम लोग पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट से संबंधित सारे प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हम लोग केवल इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और देखिए, इसके जितने भी प्रश्न है ना, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि एएसओ का होने वाला है, एडीओ का होने वाला है, ठीक है। बीपीएससी के तहत ही एडीओ का जो एग्जाम होगा। और हालांकि एडीओ का अभी तक कोई पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं बीपीएससी के, लगभग सारे प्रश्न लगभग मतलब रिपीटेड यहीं से देखने को मिलेंगे। फिर बीएसओ का एग्जाम होने वाला, बिहार दरोगा का होने वाला है, तो ये सभी न सभी इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। हम लोग केवल इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। तो देखिए, पहला ये कह रहा है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन से है। हाँ, इतना आप ठीक है। तो देखिए, ये पहला इसका क्या है प्रश्न, पर्यावरण बनता है, पूछा है किससे, पर्यावरण बनता है किससे भाई, तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, या और अजैव घटकों से, मतलब सभी का ये मिश्रण क्या होता है, पर्यावरण। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, तो ये वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। और हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है कितना है, ये नाइट्रोजन है। लगभग 78% कितना है, तो ये नाइट्रोजन ही है। और उसके बाद से क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, जो कि 21% तक होता है। अगला कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र, ये जब एग्जाम पूछा होगा उस समय 65वीं जब एग्जाम पूछा उस समय करंट अफेयर का ये प्रश्न बना होगा। ये कहाँ पे था, आयोजित किया गया था, नैरोबी केन्या में। और वह जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, आवास। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। ठीक है। और बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र राम क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये बेगूसराय में है। और बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो ये कांवर झील था, जो कि बेगूसराय में ही था। और सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया है। और अगला है कि ये गैस है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न करें कि ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा योगदान देती हैं कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट एक, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से यह गैस ओजोन परत के लिए अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। कौन सा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है कि मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको परितंत्र कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवो जो क्लोरोफिल्म की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करती है, वो क्या कहलाते हैं, तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। कुछ इसमें जीवाणु भी होते हैं। और अगला है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कहाँ, किस दिशा में, तो एक दिशीय में होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस में कहाँ होता है, तो एक दिशीय में होता है। और परितंत्र के संघटक क्या है, जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है किसको, तो आहार जाल को कहा जाता है ये। और देखिए, ये टीचर वाले वैकेंसी में जो आता उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना मतलब हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो 1% ग्रहण करते हैं। और ये आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं कौन, तो ये स्वपोषी होते हैं।
और पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो ओडूम के द्वारा। किसके द्वारा ये वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था? तो ओडूम के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। अगला है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की खपत होती है कितना? तो 10%। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम प्रस्तावित किया था किसके द्वारा? तो ये लिंडमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला है वन एवं वन्य जीव से संबंधित प्रश्न है। वन है वन्य जीव से। देखिए तो अगला कार्य है कि 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? हालांकि ये बहुत पुराना प्रश्न है, तो ये सब प्रश्न पूछेगा नहीं। जब भी ये सब प्रश्न पूछेगा करंट से ही जोड़ के पूछता है। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो ये चूंकि 2021 के अनुसार है, हाल ही में 2023 में आया था, तो इसमें बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन इसमें जब भी कोई भी प्रश्न पूछता है ना, तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार ही पूछता है। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला क्षेत्र कौन है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ही है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन अनुसंधान क्या कर रहा है? भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFII वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFSC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में है। और पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। कौन है जिला वो? ये पश्चिमी चंपारण ही है। और ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका निर्वनीकरण का मुख्य कारण यह था कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए क्या है? तो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि यह जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। कौन है? तो ये पादप, हिरण और शेर। यह जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए पादप को मतलब घास भूस को कौन खाता है? घास, हरे पौधे, पत्ते को हिरण खाता है। हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। शेर खाता है। कहने का मतलब ये खाद्य श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत होना चाहिए कितना था? ये 33% था। और सलीम अली अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ पे? ये सलीम अली अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। और IUCN का मुख्यालय कहाँ भाई? ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ भी पाया जाता है। कहाँ पे? तो ये कर्नाटक और केरल में जो क्षेत्र हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रजाति जो जिराफ उत्तराधिकार में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है। कौन है? ये लाइकेन है। और रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और अगला है कि यह यथास्थान अर्थात इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। इन सिटू तो ये बॉटनिकल गार्डन है। क्या है? बॉटनिकल गार्डन। इन सिटू क्या होता है ना कि किसी जीव जंतुओं को जो संरक्षण करने के जो स्थान होते हैं उसके आधार पे दो तरह के बांटा गया है। एक तो इन सिटू होता है, एक तो एक्स सिटू होता है। ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू में क्या होता है ना, जो जीव जहाँ रहते हैं उनको वहीं पर संरक्षण कर लिया जाता है। और एक सिटू के अंतर्गत जो जीव जहाँ उनका प्राकृतिक आवास है उनसे निकाल कर एक तरह से आर्टिफिशियल उनका प्राकृतिक उन्हीं तरह से आवास बना के वहाँ रखा जाता है, तो वो एक्स सिटू कहलाता है। तो यही पूछा कि इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है क्या? तो बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या है ना कि कृत्रिम रूप से पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत ये इसलिए ये इन सिटू के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक्स सिटू के अंतर्गत आता है। अगला एक राज्य जिसने गिद्ध संरक्षण को राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति के गठन सिद्ध गिद्ध संरक्षण के लिए किया, कौन राज्य था? वो तमिलनाडु है। और तिलिया डेरम्बी जो कि दुनिया के पहले पादप परागकणों के जीवाश्म हैं जिन्हें टिलिया डेरबिट्स कहा जाता है, कहाँ खोजे गए हैं? ये रूस में खोजे गए हैं। और राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में है, कौन सा है वो? तो ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सा है? तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य। अगला एक निम्नलिखित कथन गंगा की डॉल्फिन के विषय में सही है। तो देखिए गंगा नदी डॉल्फिन, ये कह रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके पास क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है और प्रभावी रूप से अंधा बना देते हैं। ये दिशा ज्ञान और शिकार इकोलोकेशन के माध्यम से किया जाता है। ये सारे कथन क्या है, इसके बारे में क्या है, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसी में स्टेटमेंट है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, अर्थात ये भी कथन क्या है, सही है। अगला कि समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समुद्री क्षेत्र मतलब सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें मुहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मूंगा चट्टान, खारे दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। कौन सा ये? तो ये मन्नार की खाड़ी जीवमंडल रिजर्व है ये। अगला प्रश्न क्या रहेगा, भारत के किस राज्य ने वन्य जीव अभयारण्य में सबसे अधिक संख्या है? कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। मतलब ऑप्शन दिया है कि सब राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है जो कि 97 है, और इसमें ऑप्शन में दिया नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है, कहाँ पे? तो ये बिहार में ही बनाई जा रही है। और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में है। कहाँ पे? ये गुड़गांव में है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि हाल ही में चीन ने सक्तकेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भूटान में स्थित था। और कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? जैसे कि भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य है, बिहार के मुंगेर में स्थित है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप सभी लोग पता होगा पश्चिमी चंपारण में है। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अगला है कि समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या क्या है? देखिए जब भी प्रश्न पूछता है कि लेटेस्ट डाटा के अनुसार पूछता है, जब एग्जाम में 2022 में था तो उसमें 3682 था इसका, ठीक है। तो अगला है 3682। अगला है सही कथन का है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, तो ये कथन क्या है, सही है। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने की एक कार्यक्रम है, तो ये भी क्या है, सही है। अगला कि बिहार की आर्द्र भूमि जिसे अक्टूबर 2020 में रामसर साइट नामित किया गया था, कौन सा था? ये कांवर झील था जो कि बेगूसराय जिले में है ये। अगला है वैकल्पिक ऊर्जा। देखिए कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा, क्या पूछा है, कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? तो ये सौर ऊर्जा है। और सौर ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये एशियाई विकास बैंक। जो प्रश्न ये पूछा होगा ये करंट में उसमें चर्चा में होगा, इसकी वजह से प्रश्न ये पूछ दिया है। अगला है 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये सूरत ही है। अगला है कि यह स्मार्ट शहर दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, कौन है? तो ये भी दी हुई है। और अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी थी? तो स्पाइस जेट थी, जो हालांकि उस समय करंट अफेयर के तेज प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही कम है। अगला है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कौन है? तो ये जीवाश्म ईंधन है। और ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं कि में शामिल क्या है कौन इसमें? तो ये सौर सेल, पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा और संयंत्र। नेक्स्ट प्रदूषण से संबंधित प्रश्न है। प्रदूषण से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए कह रहा है कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का जो मुख्य घटक है CH4 है, जिसे हम लोग मेथेन भी कहते हैं। क्या है? इसे मेथेन भी कहा जाता है। अगला का वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु BAIU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर राज्य में किया गया? ये दिल्ली में किया गया। और अम्ल वर्षा के घटक हैं कौन? तो HNO3 और H2SO4।
अगला है अम्ल वर्षा किसके होती है, किसके कारणों से, तो देखिए कारखानों से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। SACEP क्या है, तो यह है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम है। अगला है कि वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन नहीं है। और प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जाना जाता है किससे, तो इसको जाना जाता है आपको जैविक आवर्धन के रूप में। किसमें, तो जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। अगला है कि मेथोमोग्लोबिनेमिया, इससे प्रदूषित पानी पीने का कारण क्या होता है, इससे दूषित पानी पीने से कारण होता है नाइट्रेट होता है। मतलब नाइट्रेट से प्रदूषित पानी को पीने से मेथोमोग्लोबिनीमिया होता है। काफी थोड़ा टफ नाम है, मेथेमोग्लोबिनीमिया। अगला है गैस जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है, कौन है, ये तो मीथेन है। और पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी, तो ये देखते हैं इसमें डैश डैश में क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कि जीवाणु और मृतोपजीवी और परजीवी के कारण। अगला है कि SO2 प्रदूषण का संकेत मिलता है किसके द्वारा, तो लाइकेन के द्वारा मिलता है। और निम्नलिखित द्वितीय प्रदूषक है कौन है, ये PN ओजोन है, PNN ओजोन है। नेक्स्ट है विविध से प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं अभी तक। तो अगला इसमें कह रहा है कि 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोसम पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और कौन देश है इसमें, ये तो भूटान है। अगला है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, तो ये भारतीय नाम है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये कह रहा है कि ये बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कौन सा है, तो महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ और नालंदा महाविहार। अगला है सही सुमेलित कीजिए। तो त्वचा कैंसर किससे होता है, तो पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण तो डेसिबल में नापा जाता है। वैश्विक तापन तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और ओजोन क्षेत्र ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अगला है कि हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों, ये चूंकि करंट का प्रश्न है तो ये अभी तक पूछे जाने की मतलब जो भी ब्लू फ्लैग मतलब जो पूछेगा ये लेटेस्ट जो भी वो पूछेगा, तो आप लोग जब भी एग्जाम हो उस समय ये इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में बना कहाँ पे, तो ये कदीराबाद जो कि दरभंगा में है वहाँ पे है। और किस देश ने सेनेगल के साथ COP27 के दौरान इंटरनेशनल ड्राफ्ट रिसिलियन अलायंस शुरू किया, तो ये स्पेन ने शुरू किया। नेक्स्ट है कि COP14 की मेजबानी भारत के किस शहर ने की थी, तो ये ग्रेटर नोएडा ने की थी। और COP26 की शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये ग्लासगो में हुआ था। और इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है किसके कारण, किसके पास, तो ये पराबैंगनी कारण मतलब पराबैंगनी विकिरण के पास। और जनसंख्या की वहन क्षमता निर्धारित होती है किसे, तो सीमित संसाधनों द्वारा। चिपको आंदोलन को मजबूती मिला किसके कारण, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी, तो ये 2010 में की गई थी। और हिमालयन ईव नामक औषधीय पौधा भारत में इन प्रांतों में पाया जाता कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित आंदोलन भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए थे, कौन सा, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन और चिपको आंदोलन था। अगला है कि न्यू मेटोफोरस क्या है, न्यू मेटोफोरस उपस्थित होता है कहाँ पे, तो हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स हेलोफाइट्स में उपस्थित होता है। और वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परत कौन है, तो ये मध्य मंडल पे है, यहाँ पे सबसे कम तापमान होती है। नेक्स्ट एक नेट मीटरिंग को कभी कभी प्रचार के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है कि क्या है ये, तो उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए एक बिलिंग तंत्र है ये। अगला है लिस्बन घोषणा संबंधित है किससे, तो देखिए समुद्रों के संरक्षण से ये क्या है संबंधित है। और इसमें एक देखिए ये BPSC के पॉइंटर में घटना चक्र कई आते हैं। देखिए इन्वायरमेंट से इतने ही प्रश्न थे, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किसी अलग टॉपिक को देख लेंगे, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जो भी हो।
तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में उसे दे सकते हैं आप लोग।